नमस्कार प्यारे साथियों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लगातार किसी न किसी विषय की, गणित की, संस्कृत की और इस प्रकार के शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपसे। आज मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में। सबसे पहले छोटा सा परिचय आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। हिंदी शिक्षण में आप लोगों को ठीक संस्कृत शिक्षण की तरीके से ही आपको 4 या 5 विषयों के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से बातचीत करनी है। सेम वही तरीका है। सबसे पहले भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण, इसी में आपका आएगा भाषा मनोविज्ञान, भाषा मनोविज्ञान, इसी में आएगा भाषा बिंब या भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषताएं, इसी में अपने पास है भाषा बिंब। भाषा बिंब का मतलब ये है कि भाषा को सीखने के लिए आप लोगों को कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, वो भाषा बिंब है। इसी यूनिट में आप लोगों को चर्चा करनी है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। इन विषयों पर अपने को बातचीत करनी है और भाषा कैसे सीखी जाए, भाषा शिक्षण के उपाय क्या हैं, ये सब बातें अपने को इस पहली यूनिट में करनी है। दूसरा अपना है भाषा शिक्षण की विधियां, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां, शिक्षण की विधियां, ये ध्यान करिएगा। तीसरी यूनिट में अपने को बात करनी है भाषा कौशल के बारे में। किसके बारे में बातचीत करनी है? भाषा कौशल क्या है, भाषा कौशल, ठीक है। हिंदी भाषा कौशल है, आप लोग ये समझ जाओगे। हिंदी भाषा शिक्षण कौशल, उसमें किन किन बिंदुओं पर अपने को बातचीत करनी है, कौन कौन से भाषा शिक्षण के कौशल हैं, उन सब पर बातचीत करेंगे। इसके बाद अपने को बात करनी है हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, सहायक सामग्री, कौन कौन सी सहायक सामग्री हिंदी भाषा शिक्षण का शिक्षण कार्य करवाते समय अपने को काम में लेनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। इसके बाद अपने पास यहाँ आती है हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ कौन कौन सी है। और 6 नंबर अपने को बात करनी है मापन और मूल्यांकन की, मापन व मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में उपचारात्मक, निदानात्मक सभी प्रकार के मूल्यांकन को अपने को ध्यान में रखना है। ये आपका हिंदी शिक्षण विधियों का जो सिलेबस है वो रहेगा। इसमें देखिए 15 क्वेश्चन अपने पास टोटल हैं। क्वेश्चन की जो संख्या है वो कितनी है? 15 है, यानी 30 अंक का मैटर आप ये कह सकते हो। या अगर 1 नंबर का आएगा तो 1 नंबर के हिसाब से भी 15 नंबर हो गए। तो देखिएगा प्यारे साथियों, अपने को सबसे पहले किस विषय पर बातचीत करनी है? भाषा शिक्षण के बारे में। अब एक आइडिया आपको ओवरव्यू में दे देता हूँ। सबसे पहली यूनिट से लगभग आपसे 2 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरी यूनिट से लगभग 7 आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये ध्यान करिएगा। और हिंदी शिक्षण कौशल से और भाषा शिक्षण की सहायक सामग्री जो है, सहायक सामग्री से आपसे 1 सवाल पूछा जाएगा। भाषा शिक्षण कौशल से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। और चुनौतियों से आपसे 1 सवाल पूछा जाएगा। और मापन और मूल्यांकन से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए प्यारे साथियों, यानी 9 तो ये हो गए टोटल आपके पास। 9 और 2 कितने हो गए आपके?
11 और 11 के बाद आपके पास ये हो गया 13 और ये हो गया 14 और ये मैंने 16 क्वेश्चनों तक का आपका मैटर बताया। लगभग ये मानकर चलिए आपसे कहीं से एक कहीं से दो कम ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे हो सकता है कि यहाँ आपके पास मैंने 9 लिखा है तो किसी यूनिट में से एक कम पूछ लेगा, किसी से एक ज़्यादा पूछ लेगा। कई बार 15 से भी कम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ लगभग 16 क्वेश्चन मानकर आपको एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, इस प्रकार की आपका ये सिलेबस रहेगा। अब अपने को इन एक एक बिंदुओं के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है और देखते हैं किस किस प्रकार से अपन इन सब चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अपन शुरुआत पहली यूनिट से ही करेंगे कि पहली यूनिट जो आपकी है वो भाषा शिक्षण की है। भाषा शिक्षण और उसका मनोविज्ञान क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, और ठीक इसी प्रकार अपन एक एक करके इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले साथियों अपने को जानना चाहिए भाव या विचार क्या होता है। ठीक है, यानी एक शब्द है जिसका नाम है भाव या विचार। तो सुनो जरा, अपने मन में किसी भी वस्तु को लेकर मन में जो विचार पैदा होते हैं, मन में जो भाव पैदा होते हैं, यानी अध्वन्यात्मक जो इकाई होती है, जो हमारी अंतर आत्मा में होती है, जो अध्वन्यात्मक होती है, जो किसी भी प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न नहीं करते हैं, हमारे मन के जो विचार हैं, ठीक है, उन्हीं को अध्वन्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, भाव कहा जाता है। यानी भाषा की अध्वन्यात्मक इकाई, भाषा की अध्वन्यात्मक इकाई, अध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, भाव या विचार कहलाती है। ठीक है, जिससे हम किसी दूसरे के सामने अपने मनोभावों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो सबसे छोटी इकाई जो है वो भाव कहलाती है। किसी चीज को देखकर आपके मन में आने वाले विचारों की जो अभिव्यक्ति है, वही विचार अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, भाव कहलाती है। अपने को यही ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से अपन किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझा नहीं पाते हैं, केवल मात्र व्यक्ति के अंतर आत्मा की जो अध्वन्यात्मक इकाई होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। व्यक्ति के भाव लगातार बदलते रहते हैं, इसके लिए कोई लंबे समय की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आंशिक समय में एक व्यक्ति के मन में हजारों लाखों विचार आते रहते हैं, उन्हीं भी विचारों को अपन भाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाव दूसरे के सामने विचारों के माध्यम से प्रकट अगर किए जाते हैं, विचार के माध्यम से किसी के सामने अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं, या ध्वन्यात्मक इकाई के माध्यम से किसी दूसरे के सामने भावों को प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। अपने को सबसे पहले बातचीत आज करनी है भाषा के बारे में। भाषा क्या है? भाषा है किसी भी व्यक्ति के अंतर मन के विचार, भावों को ध्वन्यात्मक इकाई के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना है, वही विचार आपकी भाषा कहलाती है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं, जब अध्वन्यात्मक इकाई जब होठों के माध्यम से और ध्वन्यात्मक रूप से किसी दूसरे के सामने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ध्वन्यात्मक इकाई के माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों के माध्यम से प्रकट करना है, वही आपका क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मन की ध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। या भावों या विचारों का ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट होना भाषा कहलाता है। भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को अपने तक पहुंचा सकता है। प्राचीन समय में तुलसीदास जी कहा करते थे कि खगेऊ की भाषा खगेऊ जाने, यानी खग की भाषा खग जानता है, यानी पक्षियों की भाषा पक्षी समझता है।
प्राचीन समय में ऐसा था, लेकिन भाषा के आविर्भाव के साथ साथ ऐसा संभव नहीं है। आज भी हम जानते हैं कि एक भाषा का व्यक्ति जो एक विषय की भाषा जानता है वो जरूरी नहीं किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को क्या कर सकता है, समझ सकता है। एक व्यक्ति अंग्रेजी जानता है तो जरूरी नहीं कि हिंदी समझने वाले के भावों को, विचारों को वो समझ पाएगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उर्दू जानने वाला या फारसी जानने वाला या मराठी जानने वाला व्यक्ति हिंदी जानने वाले के विचारों को समझ पाएगा। एक ही समाज के लोग जिसके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक ही समाज के लोग जो एक दूसरे के भावों, विचारों को आपस में समझ सकते हैं, उनके आपस की वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अपन सब जानते हैं कि विचारों को, भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, ये भाषा का एक सशक्त माध्यम है। आप सोचिए, भाषा विचारों को प्रकट करने के एक आधारभूत साधन के रूप में आ सकती है। भाषा हमारी मुख्य धारा से जोड़ने का एक माध्यम हो सकती है। भाषा दूसरे के सामने अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम हो सकती है, और भाषा ही एक आधारभूत माध्यम है समाज का, जिससे व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को जानने में सक्षम हो पाता है। अगर भाषा नहीं होती तो मैं ये कह सकता हूँ इस पूरी दुनिया में हम एक अंधकार में रहने के समान होते, क्योंकि अगर भाषा एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता तो उस प्रकार की भाषा का फिर फायदा ही क्या होता। तो सबसे पहले अपने को यही जानना है कि भाषा जो है वो क्या है, अपने मन के, अंतर मन के अध्वन्यात्मक विचारों का ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करने का एक क्या है, सशक्त माध्यम है। इस बात के बाद अपने को एक एक करके जिन जिन विचारकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उन एक एक करके सब परिभाषाओं के बारे में अपने को बातचीत करनी है। तो सबसे पहले देखिए अपने को कौन कौन सी परिभाषाएं भाषा के बारे में हैं जिनको बातचीत के लिए आज लेना है, उसको एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ हमारे दांडी नाम के एक विचारक हैं, दांडी, उनका एक ग्रंथ है जिसको अपन कहते हैं काव्यदर्श। क्या है? काव्यदर्श। काव्यदर्श। इस काव्यदर्श ग्रंथ के माध्यम से दांडी ने बहुत अच्छी बात कही है। दांडी ने यह कहा है कि यदि भाषा नहीं होती तो तीनों लोकों में क्या होता, अंधकार होता। दांडी ने कहा है कि यदि भाषा नहीं होती, यदि भाषा नहीं होती तो तीनों लोकों में अंधकार होता। क्या होता? तीनों लोकों में अंधकार होता। एक एक करके अपने को इन सब परिभाषाओं को बहुत अच्छे से समझ लेना है। इनकी वैचारिक जो क्षमता है, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने भाषा के बारे में कहा है। इन्होंने कहा है कि यदि काव्यदर्श दांडी का एक ग्रंथ है, उसमें इन्होंने लिखा है कि यदि भाषा नहीं होती तो तीनों लोगों में अंधकार होता। क्यों कहा है इन्होंने? इस तरीके की बात को सुनो। मान लीजिए आप किसी के सामने अपने भाव या अपने विचार प्रकट कर रहे हो, आपसे 1 घंटे बोलते रहो, 3 घंटे बोलते रहो, 10 घंटे बोलते रहो, अगर आगे वाले के आपकी बात समझ में नहीं आ रही तो आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। कभी आपने देखा होगा, अंग्रेज लोग जब यहाँ आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हम उनसे अगर इंटरेक्ट होने की बात करें, बातचीत करने की सोचें, तो अगर आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आती है और आपकी भाषा उनको समझ में नहीं आती है तो आप सोच सकते हो कि कितनी मुश्किल होती है। तो ठीक उसी प्रकार दांडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में ये कहा है कि भाषा जो है उसके बिना जो अपनी पूरा संसार है वो अंधकार के समान होता, या उन्होंने कहा है तीनों लोकों में क्या होता, अंधकार होता। तो यही लिखा है, यदि भाषा नहीं होती तो तीनों लोकों में क्या होता, अंधकार होता। इसके बाद तुलसीदास जी ने जो कहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास जी ने कहा है, खगेऊ जाने खगेऊ की भाषा, यानी खग ही खग की क्या जानता है, भाषा जानता है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही समझा दी। यानी एक ही समाज के लोग खगेऊ जाने खगेऊ की भाषा, खगेऊ की भाषा, इसका मतलब है एक ही समाज के लोग, एक ही वातावरण में रहने वाले लोग ही अपनी अपनी भाषा जानते हैं। जैसे जानवरों की भी खुद की कोई भाषा होती है, वो अपनी भाषा के माध्यम से एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, मान लो, यानी एक दूसरे को अपने संकेतों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यही है, जो संकेत अपन दे रहे हैं वो सामने वाला वो संकेत वो समझ पाए, यही प्राचीन समय की भाषा थी और आज भी यही है। एक ही समाज के लोग जिस माध्यम से आपस में
विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही उनकी क्या है, भाषा है। इसके बाद देखिए अगले विचारक जो अपने पास हैं वो है सीताराम चतुर्वेदी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाषा के आविर्भाव से संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। देखिए मैं इन चीजों को याद करवाने की कोशिश करता हूं। एक नाम आपको याद रखना है, सीताराम। क्या याद रखना है? सीताराम है, ठीक है। सीताराम ने सुमित्रा से कहा, किससे कहा? सुमित्रा से। क्या कहा साहब, वो भी सुन लीजिए। सुमित्रा से कहा कि आप प्लेट में है ना, क्या लेकर आओ? प्लेट में, प्लेट में स्वीट लेकर आओ। क्या लेकर आओ? सीताराम ने सुमित्रा से कहा प्लेट में क्या लेकर आओ? स्वीट लेकर आओ। स्वीट, स्वीट का मतलब मिठाई लेकर आओ। ऐसी क्या बात होगी, किसकी जरूरत पड़ गई आपको? मिठाई किसके लिए लानी है? ठीक है, सीताराम ने किससे कहा? सुमित्रा से कहा कि क्या लेकर आओ? प्लेट में स्वीट लेकर आओ। कौन आने वाला है? क्रो आने वाला है। क्या आने वाला है? क्रो आने वाला है। क्रो आने वाला है। अब क्रो तो आएगा लेकिन उसके साथ साथ है बाबूराम नाम का एक व्यक्ति और आ गया। तो क्रो के साथ साथ कौन आ गया? बाबूराम आ गया। बाबूराम आ गया। अब सुनो, इन इतनी परिभाषाओं को अपने को बहुत अच्छे से समझ लेना है। यहाँ मैंने लिखा है कि सीताराम है, ठीक है। सीताराम ने सुमित्रा से कहा, क्या कहा जी? कि प्लेट में क्या लेकर आओ? स्वीट लेकर आओ। क्यों लेकर आओ? क्योंकि एक क्रो आने वाला है, उस क्रो को खिलानी है। और क्रो के साथ साथ उनका एक दोस्त है बाबूराम, वो भी आ गया। तो आपको यहाँ याद रखना है ये सीताराम चतुर्वेदी है। क्या है? सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी ने भाषा के संबंध में क्या कहा है? सुमित्रा नंदन पंथ, सुमित्रा नंदन पंथ, सुमित्रा नंदन पंथ ने क्या बात कही है? इसके बाद प्लेटो ने क्या कहा है? स्वीट तो नाम ही है, स्वीट उन्होंने क्या कहा है? और क्रो का मतलब है क्रोंचे, क्रोंचे का विचार क्या है? ठीक है। फिर है बाबूराम सक्सेना है। ये बाबूराम क्या है? सक्सेना। बाबूराम सक्सेना का क्या विचार है? ठीक है। बाबूराम शास्त्री, भोलाराम शास्त्री और है एक। यहाँ सुमित्रा ने कहा कि भोलाराम भी आ रहा है क्या साथ में? तो उन्होंने कहा कि भोलाराम भी आएगा साहब। तो भोले राम शास्त्री, भोले राम शास्त्री। इन इतने लोगों के कोटेशन तो आपको याद रहने ही चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। दांडी यात्रा आपको याद होगी, गांधी जी की दांडी यात्रा है। तो यहाँ दांडी जो है, इन्होंने तो अपने काव्यदर्श में कहा है कि यदि भाषा नहीं होती तो तीनों लोकों में क्या होता? अंधकार होता। फिर तुलसीदास जी ने कहा कि खगेऊ जाने खगेऊ की भाषा, इसका मतलब है एक ही समाज के लोग अपनी अपनी जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा होती है। अब अपने को बात करनी है सीताराम, सुमित्रा नंदन पंथ, प्लेटो, स्वीट और क्रोंचे, बाबूराम सक्सेना और भोले राम ने क्या कहा है। भोले राम की तरह बात करते हैं। इन्होंने 2 वक्तव्य अपने दिए हैं, किसके बारे में? भाषा के लिए। अब एक एक करके इन सब विषयों पर अपने को आज बातचीत करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि भाई सुमित्रा नंदन पंथ ने क्या कहा है। सुमित्रा नंदन पंथ ने कहा है कि भाषा संसार के विचारों का नाद में ध्वन्यात्मक तंत्र है, हृदय की झनकार है, जिसके स्वर से अभिव्यक्ति व विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। दोबारा सुन लीजिए, भाषा संसार के विचारों का नाद में ध्वन्यात्मक तंत्र है, हृदय की झनकार है, जिसके स्वर से अभिव्यक्ति व विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो सुनिए जरा, भाषा जो है आपके पास, इधर लिख देता हूं मैं एक एक करके इन सब की परिभाषाओं को, यहाँ आपके सामने लिखता चल रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले अपने को बात करनी है सीताराम के बारे में। किसके बारे में? सीताराम के बारे में कि सीताराम जी क्या कहते हैं। सीताराम चतुर्वेदी, सीताराम चतुर्वेदी, इन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य अपना दिया है। किसके बारे में? भाषा के बारे में। इनका कहना है कि भाषा के आविर्भाव से, भाषा के आविर्भाव से, आविर्भाव से यह संसार गूंगों की बस्ती होने से बच गया।
बस्ती होने से बच गया। देखिए कितना अच्छा कोटेशन है। भाषा के आविर्भाव से ये पूरा संसार गूंगों की बस्ती होने से बच गया। यदि इस संसार में भाषा नहीं होती, विचारों की अभिव्यक्ति का कोई सशक्त माध्यम नहीं होता, तो इस संसार में सारे व्यक्ति गूंगे के समान होते। अब गूंगा बोलता है तो किसी को समझ में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार अगर इस संसार में एक दूसरे के विचारों को समझने की ये भाषा माध्यम नहीं होता, तो पूरा संसार किसके समान होता? गूंगे के समान होता। गूंगे व्यक्ति के सामने अपन कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी समझते नहीं पाते हैं। संकेतों का एक माध्यम होता है, वैसा ही संकेत एक माध्यम होता, भाषा की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। इसके बाद देखिए सीताराम चतुर्वेदी के बाद में सुमित्रा नंदन पंत ने क्या कहा है। सुमित्रा नंदन पंत सुकवि इनको कहा जाता है। बहुत बड़ा योगदान इनका हिंदी के क्षेत्र में रहा है। इन्होंने कहा है कि भाषा संसार के विचारों का नाद में ध्वन्यात्मक तंत्र है। भाषा संसार के विचारों का ध्वन्यात्मक नाद में तंत्र है। नाद में तंत्र है। हृदय की झनकार है। हृदय की झनकार है और विचार विमर्श का सशक्त माध्यम है। ये बात किसने कही है? सुमित्रा नंदन पंत ने कही है। इन्होंने कहा है भाषा संसार के विचारों का ध्वन्यात्मक नाद में तंत्र है, हृदय की झनकार है और विचार विमर्श का सशक्त क्या है? माध्यम है। किसने कही है ये बात? सुमित्रा नंदन पंत ने कही है। सीताराम चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर भाषा नहीं होती तो ये संसार क्या होता? गूंगों की एक बस्ती था, जो कि भाषा के आविर्भाव से गूंगों की बस्ती होने से ये संसार क्या हो गया? बच गया। अब अपने को बात करनी है प्लेटो के बारे में। तो देखिए प्लेटो क्या कहता है। प्लेटो ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि ध्वन्यात्मक मुख बातचीत जब अध्वन्यात्मक बातचीत जब मुख बातचीत जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है। यहां लिखा है अध्वन्यात्मक बातचीत जब ध्वन्यात्मक होकर होठों के माध्यम से होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहा जाता है। भाषा कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार। अध्वन्यात्मक बातचीत जब ध्वन्यात्मक होकर होठों के माध्यम से प्रकट होती है तो उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। किसने कही है ये बात? ये बात कही है प्लेटो ने। अगली अपने बात करनी है स्विट के बारे में। तो देखिए स्विट ने क्या कहा है अपने विचारों के माध्यम से। स्विट ने लिखा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण। ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। एक बार मैं इन पूरी परिभाषाओं को आपके सामने रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखो सीताराम चतुर्वेदी से पहले मैंने दो व्यक्तियों के आपको नाम बताए। एक तो आपको बताया तुलसीदास जी का नाम। किसका नाम बताया मैंने? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने जो बात कही वो आपको याद रखनी है। खगेऊ जाने खगेऊ की भाषा। दूसरा, इससे पहले अपने बात की काव्यदर्श नाम के ग्रंथ लिखने वाले विचारक जो हुए हैं, जिनका नाम मैंने आपको दंडी बताया है। दंडी का ग्रंथ है जिसका नाम है काव्यदर्श। उन्होंने लिखा है कि अगर भाषा नहीं होती तो इस संसार में क्या होता? अंधकार ही अंधकार होता। ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी कहता है कि भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की बस्ती होने से क्या हो गया? बच गया। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि भाषा संसार के विचारों का ध्वन्यात्मक नाद में तंत्र है, हृदय की क्या है? झनकार है और विचार विमर्श का सशक्त माध्यम है। भाषा हृदय की झनकार है। कितनी अच्छी बात कही है देखिए।
फिर प्लेटो ने क्या लिखा है, यहाँ प्लेटो लिखा है मैंने, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो ने कहा है ध्वन्यात्मक बातचीत जब अध्वन्यात्मक बातचीत जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। इसके बाद देखिए स्वीट ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि ध्वन्यात्मक, वैसे मिलती जुलती बातचीत है लेकिन लिखा है ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से विचारों का प्रकटीकरण ही क्या कहलाता है, आपका भाषा कहलाता है। अब अपने को आगे की 2-3 परिभाषाएं और है, याद करने का सीक्वेंस बता दिया। सबसे पहले दंडी याद रखना है, तुलसीदास जी याद रखना है। देखो तुलसीदास जी ने रामायण में क्या क्या लिखा है, रामायण सीताराम जी के बारे में है, तो दंडी ने पहले दंड दिया तो तुलसीदास जी ने क्या किया, सीताराम जी, ठीक है, सीताराम जी आगे, उसके बाद सीताराम जी ने सुमित्रा जी से कहा कि प्लेट में स्वीट लेकर आओ। सीताराम जी ने सुमित्रा से कहा कि प्लेट में क्या लेकर आओ, स्वीट लेकर आओ। उसने पूछा किसके लिए लानी है, तो बोले क्रो आएगा। उस क्रो के साथ साथ कौन आ गया, बाबूराम जी, उसके फ्रेंड आ गए, और बाबूराम जी के साथ साथ उनको देखकर भोले राम भी आ गया। तो इस नाम इतने याद रह जाएंगे, तो मुख्यतः इतनी परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है। अब अपने को अगली बातचीत याद करनी है, किसके बारे में, प्लेटो के बाद स्वीट आ गया, स्वीट के बाद अपने को याद करना है क्रोचे। क्रोचे की जो परिभाषा है वो क्या है, देखिए, अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। क्या कहा है क्रोचे ने, देखिए क्रोचे ने लिखा है अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन। क्रोचे की परिभाषा में लिख देता हूं, क्रोचे इन्होंने लिखा है कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन भाषा कहलाता है, भाषा कहलाता है। या भाषा के बारे में ऐसे लिख सकते हो कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का क्या है, संगठन है। ऐसे भी लिख सकते हो कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको? अगली बात अपने को करनी है अब बाबूराम के बारे में। बाबूराम सक्सेना जी क्या कहते हैं, देखो, बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना की परिभाषा है कि मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों, मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों का, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। यानी भाषा क्या है, भाषा मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है उसे कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस सशक्त माध्यम के माध्यम से करता है वह माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। इसके बाद देखिए अपने को एक बात करनी है अब भोला राम शास्त्री के बारे में। भोला राम शास्त्री, भोला राम शास्त्री ने दो अलग अलग परिभाषाएं दी है जी। सबसे पहले अपने को दोनों के बारे में ही बातचीत कर लेनी है। क्या क्या कहा है भोला राम जी ने? भोला राम जी ने पहली परिभाषा दी है कि मनुष्य के मुख से निश्रित सार्थक ध्वनि जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके, यानी मनुष्य के मुख से निश्रित ध्वनि जिसका क्या किया जा सके, जिसका विश्लेषण या विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, उसे
भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखो, मनुष्य के मुख से निसृत ध्वनि जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में किसके विचार हैं? ये भोलाराम जी शास्त्री के विचार हैं। हिंदी में देखिए एक से बढ़कर विचार व्यक्त किए हैं सब लोगों ने। इसके बाद भोलाराम जी ने दूसरी बात कही है कि ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिससे एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से एक ही समाज के लोग आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। ये बात कही है किसने? भोलाराम जी शास्त्री जी ने। अब देखिए एक बार इनको मैं रिपीट करवा देता हूं आपको। पहली परिभाषा है क्रौंचे की, यहाँ अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन भाषा कहलाता है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। किसने कही ये बात? क्रौंचे ने कहा। क्रौंचे ने कहा एक संगठन होता है जो सीमित होना चाहिए और उच्चरित होनी चाहिए भाषा। इसके बाद बाबूराम जी सक्सेना ने लिखा है कि मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है, मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसके बाद देखिए भोलाराम जी शास्त्री जी ने दो परिभाषाएं अच्छी दी है कि मनुष्य के मुख से निस्सरित ध्वनि जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से एक ही समाज के लोग आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। शायद ये सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इन सब परिभाषाओं से एक ही कंक्लूजन आप सबके सामने निकल कर आता है कि भाषा है विचारों को आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति अपने विचारों को पहले व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। यही सशक्त माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब इसके बाद अपने को थोड़ी बातचीत और करनी है। किसके बारे में? देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जो है उन्होंने भी एक बात कही है कि मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छाओं के माध्यम से जो विचार प्रकट किए जाते हैं वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा के जो विचार हैं उस पर भी थोड़ी बातचीत अपने को कर लेनी चाहिए। देखते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, इन्होंने लिखा है कि मनुष्य के मध्य वस्तुओं के बारे में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान किया जाता है। देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी ने लिखा है कि मनुष्य के बीच में वस्तुओं अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति द्वारा ध्वनि संकेतों का मति का आदान प्रदान करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है
किया जाता है या जो व्यवहार किया जाता है वही भाषा है, वही भाषा है। दोबारा सुन लीजिएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी लिखते हैं कि मनुष्य के मध्य वस्तुओं के बारे में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए जिन संकेतों का, जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है या जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, वह व्यवहार या वही संकेत क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। अब आपको शुरू से लेकर नाम याद करवा देता हूँ एक बार, किस किस की परिभाषा याद करनी है। सबसे पहले आप लोगों को याद करनी है दंडी की परिभाषा, कि दंडी जी ने क्या कहा था। इसके बाद देखिए आपको याद करना है दंडी के बाद में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। ठीक है, तुलसीदास जी के बाद आप लोगों को याद करना है यहाँ सुमित्रा नंदन पंथ ने क्या, पहले सीताराम जी का याद करते हैं। सीताराम जी ने क्या कहा है? ठीक है, सीता और राम दोनों आगे देखो। सीताराम चतुर्वेदी है, यहाँ लिख देता हूँ चतुर्वेदी। इसके बाद अपने को परिभाषा याद करनी है किसकी? सुमित्रा जी की, सुमित्रा नंदन पंथ की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद अपने को परिभाषा याद करनी है यहाँ सुमित्रा नंदन जी पद के बाद में किससे क्या कहा? स्वीट लाने के लिए कहा। क्या लाओ? स्वीट लाओ। किस में लाओ? प्लेट में। तो पहले प्लेट याद कर लो, प्लेटो। प्लेट में क्या लाओ? स्वीट लाओ। ठीक है, अब स्वीट किसके लिए लानी है? क्रो के लिए लानी है, तो क्रोचे याद करना है, क्रोचे। अब क्रोचे ठीक रहा आपका। तो इसके बाद उन्होंने कहा साथ में कौन आ रहा है? बोले बाबूराम भी आ रहा है, बाबूराम शास्त्री जी हैं ये, बाबूराम शास्त्री। ठीक है, इसके बाद बोले बाबूराम के साथ भी कोई आ रहा है क्या? बोले भोलेराम जी आ रहे हैं, भोलेराम। ठीक है, बाबूराम और एक भोलेराम, बाबूराम और भोलेराम, एक है शास्त्री और एक है आपके पास शास्त्री जी हैं। ठीक है, इन सब की परिभाषाओं को आपको याद रखना है। और एक अपने पास है डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा जी। इन इतने लोगों की परिभाषाएं तो कम से कम अपने को याद रहनी ही चाहिए, शायद आप सबको याद हो जाएगी। अब अपन करते हैं भाषा की विशेषताएं क्या हैं। भाषा की विशेषताओं के बारे में क्या क्या लिखा गया है, इन विचारकों के माध्यम से वो अपन एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले भाषा की एक विशेषता ये है कि भाषा क्या नहीं है? जन्मजात नहीं है। समझ में आ गई बात? अब इतना याद रखना है आपको कि भाषा ग्रहण की जाती है, आनुवांशिक नहीं होती है। समझ में आ गई ना बात आपको कि भाषा क्या है? आनुवांशिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही भाषा को सीख चुके थे। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, भाषा अभ्यास के माध्यम से सीखी जाती है, भाषा वातावरण के माध्यम से सीखी जाती है, भाषा प्रयोग के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा का सशक्त एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से भाषाओं को एक स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भाषाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो इन सब को ध्यान में रखना। भाषा व्यवहारिक होती है, ठीक है, भाषा सामाजिक होती है, भाषा सांस्कृतिक होती है। इन उपागमों के माध्यम से भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होती है? स्थानांतरित होती रहती है। तो सबसे पहले भाषा की विशेषताओं का टॉपिक अपना है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताओं में सबसे पहली बात अपने को आज करनी है कि भाषा क्या नहीं है। भाषा अपनी जो है वो अर्जित है। भाषा अर्जित है, अर्जित है। जन्मजात या आनुवांशिक नहीं है, आनुवांशिक नहीं है। पहला पॉइंट सबको शायद समझ में आ गया होगा। अपन भाषा है वो अपने एनवायरनमेंट में आकर जन्म के बाद अपने धीरे धीरे एक विकास प्रक्रिया के माध्यम से भाषा को सीखा है। ऐसा नहीं है कि जन्म लिए थे उसी दिन से अपन भाषा बोलते जा रहे हैं। अगर हमारा जन्म मान लो दूसरे देश में हो जाता तो हम वहाँ की भाषा ग्रहण कर लेते, भारत में हुआ तो भारत की भाषा, और जिस क्षेत्र विशेष में आप रहते हो उस क्षेत्र विशेष की भाषा आप सीखते हो। इस वजह से अपन कहते हैं भाषा अर्जित है, भाषा ग्रहण की जाती है। भाषा क्या नहीं है? जन्मजात नहीं है, भाषा आनुवांशिक नहीं है। इसके बाद देखिए
अपना दूसरा जो टॉपिक है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा चिर परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज जैसी भाषा है उसमें धीरे धीरे कोई परिवर्तन नहीं होगा। धीरे धीरे विकास क्रम के साथ साथ भाषा में अनेक प्रकार के सुधार आते हैं और उन सुधारों को भाषा में अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है और भाषा इन सब चीज़ों को क्या करती है, ग्रहण करती है। धीरे धीरे प्रत्येक भाषा में सुधार होता रहता है, अनेक चीज़ें नई जुड़ती जाती है, भाषा में अपना एक विकास होता है। जैसे किसी देश का, जैसे किसी राष्ट्र का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार भाषा भी अपने विकास को लेकर हमेशा लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो भाषा में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए भाषा परिवर्तनशील है। अगली बात अपने को कहती है वातावरण की उपज है। भाषा वातावरण की क्या है, उपज है, उपज है। इसका मतलब है बच्चा जिस वातावरण में रहेगा उसी प्रकार की भाषा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अपन क्षेत्रीय भाषाओं को सीखते हैं, प्रादेशिक भाषाओं को सीखते हैं, अपनी बोली को सीखते हैं, तो उस प्रकार की भाषा को हम ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं उसी प्रकार की भाषा को क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अपने को ध्यान रखना है, भाषा क्या है, वातावरण की उपज है। ठीक है, अगला पॉइंट अपने को याद रखना है कि ध्वनियों का संकलन है। भाषा ध्वनियों का संकलन है। भाषा ध्वनियों का क्या है, संकलन। विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है और उन ध्वनियों पर आविष्कार करने के बाद, उन पर खोज करने के बाद, उन पर अनेक प्रकार की रिसर्च करने के बाद उनको कहाँ शामिल किया जाता है, भाषा में शामिल किया जाता है। समझ में आ गई बात आपको। अगला पॉइंट अपने को याद रखना है कि अगला पॉइंट आपका जो है आत्मा के विचारों का संकलन है। भाषा आत्मा के विचारों का संकलन है। इसके बाद देखिए 6 नंबर अपने को याद रखनी है, भाषा परंपरागत है। भाषा परंपरागत है। जिस प्रकार की भाषा हमारी होगी, जिस प्रकार की परंपराएं हमारे समाज में चलेगी, भाषा भी उसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी। जैसे इंग्लिश है, तो अगर आपके परिवार में सब लोग भाषा अंग्रेजी बोलते हैं तो उसी प्रकार की भाषा परंपरागत रूप से अपने समाज में, अपने परिवार में लगातार धीरे धीरे क्या होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। और इसी प्रकार एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक भाषा का क्या होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। अब देखिए अगला पॉइंट अपना जो है वो है सामाजिक समन्वयकारी और विचारात्मक है। यहां लिख देता हूं 7वां पॉइंट। भाषा क्या क्या है वो सुनो। एक तो सामाजिक उपागम है, सामाजिक उपागम है। एक भाषा सांस्कृतिक उपागम है, सांस्कृतिक उपागम है। एक अपने को याद रखना है व्यवहारिक उपागम है, व्यवहारिक उपागम है। ये 3 चीजें याद रखनी है। भाषा क्या है, सामाजिक उपागम है, सांस्कृतिक उपागम है और क्या है, व्यवहारिक उपागम है। अगला पॉइंट अपना है भाषा भौगोलिक क्षेत्र पर, भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं में बंदी है। अब देखिए जैसे आप और किसी विषय की बात करोगे, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, इनकी भाषाएं हैं वो देश और समुद्र की सीमाओं में बंधी हुई नहीं होती है। जैसे गणित है, आप कहीं भी लिखा हुआ देखना, चाइनीज में भी अगर लिखा हुआ है ना, उसके बीच में अगर मैथमेटिक कोई वर्ड आ गया, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, वो आगे तो वो वर्ड वहां भी वैसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन हिंदी की भाषा में ऐसा नहीं है। भाषा कोई सी भी हो, चाहे उन भाषाओं में ऐसा नहीं है। जैसे इसने लिखा है कि भाषा भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं में बंधी हुई है। इसका मतलब है कि हिंदी भाषा जो है वो एक क्षेत्र विशेष की है। जैसे भारत है, तो भारत ने भी अपनी भाषा को हिंदी घोषित नहीं कर रखा है, लेकिन अपन ये ध्यान रखते हैं कि अपन ज्यादातर क्या है, हिंदी भाषी हैं। तो अपना जो क्षेत्र है, अपना जो दायरा है, वो उसकी एक क्या है, भौगोलिक सीमा है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए सब चीजें आप लोग।
यानी भाषा अर्जित है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा वातावरण की उपज है, भाषा ध्वनियों का संकलन है, भाषा आत्मा के विचारों का संकलन है, भाषा परंपरागत है, भाषा सामाजिक उपागम, सांस्कृतिक उपागम, व्यवहारिक उपागम है, भाषा भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं में क्या होती है, बंधी हुई होती है। और भाषा आपको इतना भी याद होगा अनुकरण और चिंतन का साधन भी है। तो अपन पूरा कर देते हैं इसको, देखो भाषा अनुकरण अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। यानी इसका मतलब यह है कि भाषा किसके माध्यम से सीखी जाती है, अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। जितना अनुकरण अपन करेंगे ठीक उसी प्रकार की भाषाओं को अपन सीखते जाएंगे। तो ये सब जो आपके पास में है ये भाषा की क्या है, विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बाद अपन चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि अगला पॉइंट अपना क्या होगा। तो भाषा की विशेषता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात और लिख लीजिए, भाषा जो है वो चिंतन का माध्यम है। भाषा क्या है, चिंतन का माध्यम है। इसका मतलब देखिए, जिस भी तरीके की भाषा, जिस भी एनवायरनमेंट में आप रहोगे उस एनवायरनमेंट की भाषा सीखोगे और आगे से आपके विचार जो हैं वो भी क्या आएंगे, उसी भाषा में ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, तो वातावरणीय कारक पर आधारित भी है भाषा। यहां लिख देता हूं, भाषा वातावरणीय कारकों पर आधारित होती है। ये इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार जल्दी बोल देता हूँ। भाषा अर्जित है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा वातावरण की उपज है, भाषा ध्वनियों का संकलन है, भाषा आत्मा के विचारों का संकलन है, भाषा परंपरागत है। भाषा 3 उपागम मैंने लिखे हैं, सामाजिक उपागम है, सांस्कृतिक उपागम है और व्यवहारिक उपागम है। इसके बाद ऐसी भाषा भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं में बंधी हुई होती है, भाषा अनुकरणीय होती है, भाषा चिंतन का माध्यम होती है और भाषा जो है वो वातावरणीय कारकों पर क्या होती है, आधारित होती है। ये भाषा की सब क्या है, विशेषताएं हैं। अब इसके बाद अपने को बातचीत करनी है कि भाषा के बिंब क्या होते हैं, भाषा का मनोविज्ञान क्या होता है। अब भाषा के मनोविज्ञान का मतलब क्या है, देखियो भाषा के मनोविज्ञान का मतलब है अपन किसी दूसरे व्यक्ति को भाषा सिखाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को भाषा किस तरीके से सिखाई जाए। भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करने को कह दो, चाहे भाषा को सिखाने का जो तरीका है उसी को क्या कहते हैं, भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। एक व्यक्ति को भाषा किस प्रकार सिखाई जाए, इस चीज का जहां भी अध्ययन किया जाता है, इसका जो भी अध्ययन का माध्यम होता है उसे भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसके बारे में 2 छोटी बात अपन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। भाषा का मनोविज्ञान, भाषा मनोविज्ञान भाषा मनोविज्ञान का अर्थ है भाषा को किस प्रकार सिखाया जाए। ठीक है ना, भाषा को किसी व्यक्ति को किस प्रकार सिखाया जाए इसके बारे में अध्ययन करने का जो तरीका होता है, जिसमें इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद देखिए भाषा के बिंब हैं अपने पास, या भाषा के मनोविज्ञान में 3 बिंदुओं को ध्यान रखना जाता है कि इन 3 बिंदुओं का अनुकरण भाषा मनोविज्ञान में किया जाता है। सबसे पहला है जिसको अपन कहते हैं जिज्ञासा। क्या कहते हैं, जिज्ञासा। दूसरा है अनुकरण। दूसरा क्या है, अनुकरण। जिज्ञासा होगी तो भाषा सीख पाओगे, भाषा सीखने की जिज्ञासा ही अगर नहीं है तो भाषा बिल्कुल नहीं सीखी जा सकती। इसके बाद क्या है आपका अनुकरण। भाषा सीखने की जिज्ञासा होने के बाद ये जरूरी है कि आप उसका क्या करो, अनुकरण करो। जितना ज्यादा अनुकरण करोगे उतना ही अच्छे ढंग से सीख पाओगे। तीसरा क्या है, अभ्यास है। अभ्यास। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु भाषा सीखने के लिए जरूरी हैं। भाषा मनोविज्ञान के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला स्तंभ आपका क्या है, जिज्ञासा। सबसे महत्वपूर्ण कारक है भाषा सीखने का वो क्या है, जिज्ञासा है।
जहां से भाषा का आविर्भाव होता है, भाषा सीखने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। आरंभिक जो भाषा सीखने का सशक्त माध्यम है वो क्या है? जिज्ञासा है। लेकिन उसके बाद भाषा को सीखने के लिए एक और जरूरी स्तंभ जो है वो है अभ्यास। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है भाषा सीखने के लिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा अगर पैदा हो गई तो उसके बाद इन घटकों में से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? अभ्यास है। लेकिन जिज्ञासा है और अभ्यास कर रहे हो तो कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा के कारण ही अभ्यास कारगर होगा। अकेला अभ्यास क्या कारगर होगा? क्योंकि जिज्ञासा ही नहीं है किसी भाषा को सीखने की, तो अभ्यास किस चीज़ का करोगे? जब आपको किसी भाषा को सीखने का तरीका ही नहीं मालूम है, भाषा के ABCD आपको मालूम नहीं है, ABCD आपको मालूम नहीं है, कैखेगेड़ी आपको मालूम नहीं है, तो अभ्यास किस चीज का करोगे फिर? तो सबसे ज्यादा जरूरी तो क्या है? जिज्ञासा है। जिज्ञासा के बाद उसमें क्या जरूरी है? अभ्यास है। और अगर ऐसे सवाल आ जाए कि निम्न में से भाषा के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं, और 3 पॉइंट आपको दे दिए जाएं, जिसमें आपको पहला दे दिया जाए जिज्ञासा, क्या दे दिया जाए? जिज्ञासा, फिर दे दिया जाए आपको अनुकरण, और फिर दे दिया जाए आपको अभ्यास, और इसके बाद आपको दे दिया जाए उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये सारे ही भाषा के आविर्भाव के लिए, भाषा मनोविज्ञान के लिए, भाषा सीखने के लिए ये सब जरूरी हैं। अगर ऐसा सवाल आए कि इनमें से कौन से माध्यम है जो भाषा सीखने के लिए आवश्यक हैं, तो ये सभी माध्यम हैं। लेकिन इनमें भी पूछे कि भाषा के आविर्भाव के लिए या भाषा को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण घटक आपका कौन सा है? जिज्ञासा है। समझ में आ गई बात? तो भाषा जो सवाल में आपसे पूछा है उस सवाल की लैंग्वेज को आपको देखना है, किस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है, तो जवाब भी उसी प्रकार का होगा। आज अपन इस बात को यहीं समाप्त करेंगे। कल इससे आगे भाषा के बिंब, भाषा के रूप, उन सब विषयों को लेकर अगला वीडियो हम कल आप सबके सामने लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप सबको जय हिंद, जय भारत।